गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल आप सभी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएससी पंचायत पावर्ड बाय द ओमनीशिएंट एकेडमी। मेरा नाम वैभव है एंड आई एम हियर गोइंग टू टेल यू कि इकोनॉमिक्स में जैसे ही आप सभी समझते हैं कि इकोनॉमिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हमारे यहाँ के प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जामिनेशन और प्रीलिम्स के रिजल्ट अटके हुए थे वो सब क्लियर हो चुके हैं। अब हर एक व्यक्ति, हर एक पर्सन अब परेशान है, भैया मेंस की तैयारी कैसे करना है। सो प्लीज़ प्लीज़ हैंग ऑन, परेशान मत हो, हम सब यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए ही हैं। सो मेरा नाम वैभव है एंड मैं आपकी इस जर्नी में एक आपका हम सफ़र हूँ जो आपका साथ देने वाला है। तो मेरा काम है आपका जो सेकेंड पेपर है पार्ट बी, जिसमें हम इकोनॉमिक्स एंड सोशोलॉजी कवर करते हैं, इन पूरे पार्ट्स को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। और हमारे जितने भी और भी फैकल्टीज़ मेंबर्स हैं वो पीएससी पंचायत चैनल के थ्रू आपको और भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, जिसमें जितने भी रेस्ट ऑफ द चैनल्स हैं, आपको देख रहे हो कि यूट्यूब चैनल्स में बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड हो ही रही है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ एडवांस, कुछ एडिशनल, कुछ हट के आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मार्केट में इंग्लिश मीडियम ओरिएंटेड चीज़ें नहीं है। एंड यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो पर्सन हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे प्यारे जितने भी विद्यार्थी हैं, वो सारे विद्यार्थी एमबीपीएससी के लिए तैयारी बहुत सारी कर रहे हैं, बट उनके लिए इंग्लिश में मटेरियल बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं हो रहा है मार्केट में, और इसके कारण वो बेचारे हताश यहाँ वहाँ परेशान होते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पीएससी पंचायत आपके लिए लेके आया है सो कॉल्ड इंग्लिश लैंग्वेज के सारे चैनल्स, और जितने हम लोग आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सो चलिए हम सब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इकोनॉमिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये है कि सेकेंड पेपर में एक बिग टॉपिक है इकोनॉमिक्स। तो मैं यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप इकोनॉमिक्स के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी अपकमिंग मेंस के एग्जाम के लिए आपके इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है, उन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को किस तरीके से आप डील करेंगे, मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जो मैंने आपके यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, दिस इज दे आर द 6 पॉइंट्स, एंड ये 6 पॉइंट्स हमारे लिए एक्सप्लेन करते हैं किन चीज़ों के लिए, हमारे पूरे सिलेबस के लिए। ठीक है, तो सिलेबस को हम यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, सारे 6 पॉइंट्स को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आइए हम लोग मिलके एक एक पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे फर्स्ट हमारे लिए यूनिट 1 है। यूनिट 1 पे यहाँ पे हमारे सामने 6 पॉइंट्स हैं। इन 6 पॉइंट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट 1, दैट इज इश्यूज एंड द इनिशिएटिव्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, सर्विसेज इन इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये बताइए कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, सर्विसेज, जैसा कि आप सभी को पता है कि भैया तीनों का कॉन्ट्रीब्यूशन हमारी जीडीपी में बहुत ज़्यादा होता है, बट स्पेसिफिक हमने बताया गया है कि इनके इश्यूज, सबसे आपको सिलेबस को डिकोड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भैया क्वेश्चन कैसे आएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बुक उठाना और पढ़ना स्टार्ट कर देना, ना ना ना, ऐसी गलती कभी मत करना। भैया ये जो पीएससी का सिलेबस होता है ना, ये एक ओशन की तरह होता है। अगर इस ओशन में आप डूब जाओगे बिना उसकी गहराई ना पे, तो बिल्कुल परेशानियां तो आपको होंगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जितने भी ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को समझना है, सिलेबस को डिकोड करने की कोशिश करना है कि रियलिटी में सिलेबस हमसे कहना क्या चाहता है, तभी तो हमें चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, तो यहाँ पे मैं आपकी हेल्प करूँगा प्लीज़। तो सबसे फर्स्ट हमारे लिए लिखे हैं द इश्यूज एंड द इनिशिएटिव्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। आपको स्पेसिफिक समझ में आना चाहिए कि एग्रीकल्चर में, जैसे कि हमारे यहाँ पे अभी मोदी जी ने रिसेंटली स्टार्ट किया है क्या, डबलिंग द फार्मर्स इनकम, बट इसके पहले से इश्यूज क्यों आ रहे हैं। मोदी जी ने अगर ये स्कीम्स लॉन्च की है, या उनका ये जो टारगेट है, ये टारगेट डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू वो कवर अप करना चाहते हैं, बट क्यों डबलिंग द फार्मर्स इनकम, क्यों, आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर के इश्यूज, स्पेसिफिक जो इश्यूज हैं, वो इश्यूज स्टार्ट होते हैं बिफोर 1947 से। 1947 के पहले से हमारे यहाँ पे जब ब्रिटिश राज हुआ करता था, उस ब्रिटिश क्राउन के अंदर, ब्रिटिश राज के अंदर, हमने फाइंड आउट किया है कि डिफरेंट डिफरेंट गवर्नर्स आते हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स और लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज लेके आते हैं। उन लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज में, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ज़मींदारी सिस्टम हुआ करते थे, ज़मींदारी सिस्टम हुआ करते थे, रैयतवारी सिस्टम हुआ करते थे, रैयतवारी सिस्टम हुआ करते थे, महलवारी सिस्टम्स हुआ करते थे। इन सारे सिस्टम्स के कारण हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो रून होना स्टार्ट होता है, खत्म होना स्टार्ट होता है, डिप्लिश होना स्टार्ट होता है। इसका एक बिगेस्ट रीजन था कि ये सारे सिस्टम्स के कारण हमारे यहाँ के जो फार्मर्स हुआ करते थे एग्रीकल्चर फील्ड में, उनकी यहाँ पे ओनरशिप शिफ्ट होती है उनके हाथों से निकल के जमींदारों के हाथ पे। और हमने ये फाइंड आउट किया है कि रियलिटी में जमींदार क्या किया करते थे, अपने मन मुताबिक तरीके से उनसे टैक्स कलेक्ट किया करते थे। ये हिस्ट्री का पार्ट है, हिस्ट्री में आप काफ़ी अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करेंगे, बट एक शॉर्ट मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ।
उनकी एक्सप्लॉयटेशंस के कारण यहाँ पे एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। किसका कॉन्सेप्ट आता है? एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म, क्योंकि ये सब लैंडलॉर्ड हुआ करते थे। एंड एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म के कॉन्सेप्ट के कारण जमींदारी सिस्टम्स में हमने फाइंड आउट किया है कि जो एग्रीकल्चर हुआ करता था कि रियलिटी में जितने हमको उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करना है वो रेवेन्यू को हम कलेक्ट ना करके हम उससे ज़्यादा रेवेन्यू हमेशा कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ज़मींदार जो हुआ करते थे वो डेफिनेटली ब्रिटिशर्स का साथ दिया करते थे, जिसके कारण हमारे यहाँ का जो सेक्टर हुआ करता था एग्रीकल्चर सेक्टर, उनके जो फार्मर्स हैं उनके ऊपर बर्डन धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होता है। जब उन पे बर्डन स्टार्ट होता है तो फिर यहाँ पे कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर आता है। क्या आता है? कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ब्रिटिशर्स कहते हैं हमारे यहाँ के फार्मर से, वो कहते हैं कि यार भाई साहब एक बात बताइए, आपको टैक्स देने के लिए कहा जाता है बट आप लोग टैक्स देने के लिए फेल हो जाते हैं कभी कभी। इसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे फार्मर सुसाइड कर लेते हैं, या फिर जो अब बैकवर्ड एरियाज में सो कॉल्ड लाला लोग हुआ करते थे, लाला लोग, या फिर हम बोलते हैं उनको जो हमारे यहाँ पे बैंक हुआ करते थे, बैंक की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते थे बैकवर्ड एरियाज में, उन लोग क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट के हिसाब से या कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पे क्या करते थे? एग्रीकल्चर लैंड को लीज पे ले लेते थे। अब भैया कंपाउंड इंटरेस्ट ये सब उनके समझ में नहीं आता था फार्मर्स के। इसके कारण क्या होने लगा, जो फार्मर्स होते थे हमारे बेचारे, वो फार्मर्स अपने एग्रीकल्चर लैंड को भी उन जो बैंकर्स का तरह काम कर रहे हैं उनके हाथ पे अपनी ज़मीन को गवा दिया करते थे। इसके कारण प्रॉब्लम्स बहुत सारी होने लगी। तो ब्रिटिशर्स जब आए उन्होंने कहा कि भैया हमें तो लैंड रेवेन्यू चाहिए, हमें तो रेवेन्यू कलेक्ट करना है, आप एक काम करिए, आप कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कीजिए। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के कारण क्या हुआ, यहाँ पे इंडिगो, टी, कॉफ़ी, ऐसे रबर, इन सारी चीज़ों के प्लांटेशंस यहाँ पे प्रमोट किए जाते हैं। जब इन सारी चीज़ों के प्लांटेशंस यहाँ पे प्रमोट करना स्टार्ट होता है तो हमारा जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ रहती है, जिसमें हम राइस, व्हीट और अदर जितने भी हमारे खाने पीने की चीज़ें, लेंटिल्स वगैरह हुआ करती थी, इन सारी चीज़ों के हमने यहाँ पे प्रोडक्शन क्या कर दिया? कम कर दिया। इसके कारण क्या होने लगा, एक बहुत अच्छा साइड इफेक्ट, मतलब कहना चाहिए कि बहुत अच्छी बात थी कि हमारे यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने इन सारी एक्टिविटीज़ को कंसोलिडेट तो किया, अपने हाथ पे ही वो लेके चलते थे, बट उसका नेगेटिव इफेक्ट ये समझ में आया है कि एग्रीकल्चर जो था वो धीरे धीरे डिप्लेश होने लगा। जैसे इंडिगो लगाने से सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम ये आने लगी कि जिस एरिया में इंडिगो लगाते थे उस पर्टिकुलर एरिया में इंडिगो लगाने के बाद वहाँ पे कोई दूसरी फसल आप लगा ही नहीं सकते थे। राइस, व्हीट, किसी भी प्रकार का कल्टीवेशन इम्पॉसिबल था। इसके कारण क्या होने लगा कि आप एक साइकिल में फंस गए कि आपको फोर्स किया गया कमर्शियल एक्टिविटीज करने के लिए, कमर्शियल एग्रीकल्चर करने के लिए। कमर्शियल एग्रीकल्चर जब आप करना स्टार्ट कर दिए तो आप वापस से राइस, व्हीट और जो हमारे यहाँ के बेसिक जो फूड, हमारे यहाँ पे जो फूड आइटम्स होते हैं उनकी आप एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करना आपने बंद कर दिया। ठीक है, और आप कैपेबल भी नहीं बचे कि आप उसको कर सकें। इसके कारण क्या हुआ, जब हमारा भारत आज़ाद होता है 1947 पे, तो भारत आज़ाद होने के बाद हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के सामने बहुत सारे इश्यूज होते हैं। वो इश्यूज क्या है? हमारे यहाँ के जो फार्मर्स है वो बैकवर्ड है, हमारे यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है वो बैकवर्ड है, हमारे यहाँ के जो फार्मर्स हैं उनकी जो मैथड्स हैं, फार्मर्स की मैथड्स क्या है? बैकवर्ड है। या फिर हम कह सकते हैं कि आज भी वो किस ओल्ड मेथड्स के थ्रू ही सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। इस सारी बैकवर्ड मेथड्स के कारण क्या होता है, आपका जो प्रोडक्शन होता है, आपका जो प्रोडक्शन होता है वो सो कॉल्ड प्रोडक्शन क्या होता है? कम हो जाता है। हमारे यहाँ पे अब भैया आज़ाद होने के बाद से पॉपुलेशन और भी ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ भी आती हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेडिकल फैसिलिटीज़ में भी काम किया है। इसके कारण क्या हुआ कि जो डेथ है, डेथ रेट कम हो जाता है एंड बर्थ रेट अभी भी कांस्टेंट रहता है। तो डेथ रेट कम हो जाता है एंड बर्थ रेट अभी भी कांस्टेंट रहता है और इम्प्रूव होता है स्लाइटली। इसके कारण क्या होने लगता है कि हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो कम हो रही है। तो भैया यहाँ पे किसकी प्रॉब्लम्स आएगी? फूड सिक्योरिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आएगी। फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स क्यों इमर्ज हो के आ रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ द इश्यूज ऑफ द एग्रीकल्चर। ओके, सो ये चीज़ें समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं, दी ऑल आर पॉइंट्स आर interlinked with each other and connected with each other, not a separate one। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो जब भारत आज़ाद होता है तो सो कॉल्ड द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू फोकस कि हमें किन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए जिसके कारण हमारे यहाँ की प्रॉब्लम्स को कम किया जा सके। जब हमारा देश आज़ाद होता है ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 के बाद से अप्रॉक्सीमेट 75% पॉपुलेशन हमारी किस सेक्टर में इन्वॉल्व थी? एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व हुआ करती थी। तो हमारे यहाँ के जो प्रधानमंत्री नेहरू जी हैं, उन्होंने कहा कि यार ऐसा क्या किया जाए जिसके कारण ये सारी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट किया जाए। दैन दे डिसाइडेड
टू इम्प्लीमेंट द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। 1950s में उन्होंने कमीशंस बनाई, 1951 पे फर्स्ट 5 ईयर प्लान लेके आए, एंड दीज 5 ईयर प्लान्स आर बिलोंग्स टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। एंड उसके बाद हमने इंडस्ट्री सेक्टर पे भी फोकस किया, सर्विसेज सेक्टर पे भी फोकस किया। हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज सेक्टर है, यहाँ पे इनका कॉन्ट्रीब्यूशन इनिशियल स्टेज में, इनिशियल ईयर्स में बहुत कम हुआ करता था, बट लेटर धीरे धीरे आज सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे जीडीपी पे कॉन्ट्रीब्यूशन सर्विसेज सेक्टर का है, उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर का है, एंड द लास्ट में एग्रीकल्चर सेक्टर का है। बट सबसे बिगेस्ट इश्यूज क्या है? स्टिल टुडे अप्रॉक्सीमेट 50% पॉपुलेशन किस सेक्टर में इंडल्ज है? एग्रीकल्चर सेक्टर में, बट इसका कंट्रीब्यूशन तो 15 to 17% है। इफ एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 17% अप्रॉक्सीमेट, एंड द पीपल्स इन्वॉल्विंग इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इज अराउंड 50% और स्लाइटली मोर देन 50%, इन दैट केस एग्रीकल्चर सेक्टर में पर कैपिटा इनकम अगर जितने भी लोग इन्वॉल्व होंगे उनका कैलकुलेट करोगे तो वो तो बहुत कम आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? सोचो, डेफिनेटली आएगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स, इनके इश्यूज, इनको शॉर्ट आउट करना है, किस तरीके से खत्म किया जा सके, ऑल दीज आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। एंड इन हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेरियस स्कीम्स। हम बहुत सारे स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे कहना चाहिए गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के बारे में पढ़ेंगे जो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर्स के लिए यहाँ पे बहुत सारे स्कीम्स के थ्रू पे वर्क कर रहे हैं, जिन स्कीम्स के थ्रू से हम इनके इश्यूज खत्म कर सकें ऑलमोस्ट। ओके, एंड द नेक्स्ट वन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इसके बाद, मेजरमेंट ऑफ द नेशनल इनकम। भैया नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें क्लियरली मेंशन दिया है द मेजरमेंट। क्या दिया है? मेजरमेंट। सो भैया नेशनल इनकम, क्लियरेशन ऑफ द नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड द प्रोडक्ट मेथड। कौन सी मेथड होती है हमारे पास? प्रोडक्ट मेथड होती है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड होती है हमारे पास कौन सी मेथड होती है? इनकम मेथड होती है। एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड। कौन सी मेथड होती है? एक्सपेंडिचर मेथड होती है। ओके, सो we will going to discuss in the upcoming lectures कि how to calculate national income with all these 3 methods, the product method, the income method and the expenditure method। and मैं आपको इसमें हेल्प करूंगा कि नेशनल इनकम के मेजरमेंट करने के लिए आप किस तरीके से प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड का आप यूज कर सकते हैं। ओके, सो इन द सेकेंड टॉपिक यहाँ पे हम नेशनल इनकम को समझना है कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन मैथड्स को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, विथ मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड में किन चीज़ों का हमें इन्वॉल्वमेंट करना है, इनकम मेथड में किन चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट करना है, एक्सपेंडिचर्स मेथड में किन चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट करना है। वी विल गोइंग टू डिस्कस ईच मेथड प्रिसाइजली एंड परफेक्टली। ठीक है, बहुत आराम से हम एक एक मेथड को कवर करेंगे। हम इसमें बहुत सारे इलस्ट्रेशंस आपको देंगे किस तरीके से, अगर आप में मेंस में अगर आपको आंसर राइटिंग आती है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए, आप बारे में आपसे बोला जाता है, या फिर मेंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम उठाएंगे, देखेंगे कि नेशनल इनकम से किस तरीके के क्वेश्चंस कवर अप होते हैं, और नेशनल इनकम के मेथड्स जो भी हैं उन सारे मेथड्स को हम सॉल्व आउट करेंगे। ओके, द नेक्स्ट वन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे यहाँ पे फंक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंक्लूजन्स एंड द मॉनेटरी पॉलिसी। सो भैया एक बात बताओ, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, एक हमारे पास और क्या होता है, एक होती है हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी और एक होती है हमारे पास क्या, फिजिकल पॉलिसी। तो भैया मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है, मॉनेटरी पॉलिसी का जो दारोमदार रहता है वो आरबीआई के कंधों में रहता है। किसके कंधों पे रहता है? आरबीआई के कंधों पे रहता है। इन दैट केस सबसे पहले तो आरबीआई के बारे में समझो। आरबीआई होता क्या है? आरबीआई एक्ट के थ्रू आरबीआई जब बनाया गया, आरबीआई क्यों बनाया गया, आरबीआई कैसे काम करता है, द फंक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड इसके बाद जितने भी हमारे पास कमर्शियल बैंक्स हैं उनका जो प्रॉफिट मोटो है, जो सोशल वेलफेयर्स के उनके वेरियस स्कीम्स में वो कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हमें समझना है। ओके, फाइनेंशियल इंक्लूजन समझेंगे। इन फाइनेंशियल इंक्लूजन में हम जन धन योजना के बारे में समझना है। जन धन योजना क्या थी, जन धन योजना क्या थी, हमें ये चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में हम क्या कहना चाहते हैं। भैया आज भी बैकवर्ड एरिया में जाओगे तो हर जगह पे पोस्ट ऑफिस या फिर हर जगह पे आपके जो बैंक हैं इनके ब्रांचेस ओपन नहीं है। बहुत सारे आज भी हमारे यहाँ पे जो अपना इंडियन इकोनॉमी का हिस्सा है उस बहुत सारे हिस्से में हमने फाइंड आउट किया कि बैकवर्ड से बैकवर्ड एरिया में हमारे यहाँ पे बैंकिंग की फैसिलिटीज़ है नहीं। जब बैंकिंग की फैसिलिटीज़ है नहीं तो वहाँ पे भैया बैंक के अकाउंट्स कैसे ओपन हो सकते हैं? डेफिनेटली नहीं होंगे। तो भैया वो जो पीपल्स बैकवर्ड एरियाज में रह रहे हैं उनको बैंकिंग फैसिलिटी मिल सके, इसके लिए जन धन योजना बनाया गया। बहुत से जो गरीब लोग हैं, लेबर लोग हैं जो बैकवर्ड एरियाज में रहते हैं, उनको इजीली फाइनेंशियल इंक्लूजन में मिलाया गया। फाइनेंशियल इंक्लूजन में हम हर उस व्यक्ति को भी अपने जो मेन लाइन स्ट्रीम में जितने भी हमारे बैंक्स हैं, बैंक की फैसिलिटीज़ हैं, इन सबसे जोड़ना चाहते हैं, इसलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन किया गया। उसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं, हम उन पर भी डिस्कस करेंगे, और फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है क्या है उसको भी काफ़ी इलैबोरेट तरीके से हम कवर अप करेंगे।
मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसीज को कवर अप करते हैं, स्पेशली यहाँ पे आरबीआई का दारोमदार बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट इसमें उनकी थोड़ी बहुत हेल्प करती है। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी से हम किस तरीके से हमारे यहाँ पे जो मनी है, स्पेशली जो मनी है, मनी को किस तरीके से हम रेगुलेट करते हैं, मनी को किस तरीके से हम संभालते हैं, चलाते हैं, रेगुलेट करते हैं, मनी की वैल्यू किस तरीके से कम ज़्यादा होती है। यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ हम यहाँ पे क्वांटिटेटिव टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। इन सारी चीज़ों को हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली लिखने को आता व्हाट इज़ अ मोरल सुएशन, लोगों को समझ में नहीं आता मोरल सुएशन होता क्या है। आपको इन चीज़ों के बारे में लिखना है, डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे मेंस में, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको समझेंगे। ओके, एंड आफ्टर दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड टैक्सेशन सिस्टम। जैसे कि आप सभी जानते हैं, देयर आर द टू काइंड ऑफ टैक्स, द डायरेक्ट टैक्स एंड देयर इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। सो भैया अब फटाफट बताओ कि यार जीएसटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, बताओ जल्दी बताओ। डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल होता है? क्या है यार, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल होता है। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के बारे में आप कुछ बताओगे? इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स इज एग्जांपल फॉर व्हाट? किस चीज का एग्जांपल होता है इनकम टैक्स? इनकम टैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ओके, अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एंड इन दोनों का मोटिव क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स आर वो टैक्सेस होते हैं जिन टैक्सेस को डायरेक्टली हम आपकी इनकम पे लगाते हैं या फिर डायरेक्टली हम किसी पर्टिकुलर चीज़ पे लगाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? ये शिफ्टेबल टैक्स होते हैं, ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड होते हैं, प्रोडक्ट्स पे हमें इस चीज़ पे लगाना पड़ता है। तो हम इनके डिफरेंसेस के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। टैक्सेस सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, हमें प्रॉपर पूरे सिस्टम्स को पढ़ना है। टैक्सेशन होता क्या है, गुड टैक्सेशन सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे हम इनके डिफ्रेंसिएशंस के बारे में पढ़ेंगे। स्पेशली जब इनकी कैटेगरीज की बात की जाती है तो यहाँ पे प्रोग्रेसिव टैक्स एंड रिग्रेसिव टैक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। व्हाट आर द प्रोग्रेसिव टैक्स, व्हाट आर द रिग्रेसिव टैक्स, तो हमें इन चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। व्हाट आर द प्रोग्रेसिव टैक्स, ओके तो इन चीज़ों के बारे में हमें काफ़ी डिटेल में यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत है। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर्स, हम जो अपकमिंग लेक्चर्स होंगे, इन द अपकमिंग लेक्चर्स वी विल कवर ऑल द टैक्सेशन सिस्टम वेरी ब्यूटीफुली। इसके बाद हमें सब्सिडीज पढ़ना है। एज लाइक द डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, देयर इज अ सब्सिडीज विच इज अ डायरेक्ट सब्सिडीज एंड इनडायरेक्ट सब्सिडीज। तो इन सब्सिडीज के भी एक्सप्लेनेशंस को हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्सिडीज होता क्या है, नेट सब्सिडीज जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें उसमें समझना पड़ेगा कि भैया नेट सब्सिडीज होती क्या है, कैश ट्रांजैक्शंस, फिस्कल पॉलिसी, इन सारी चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द मॉनेटरी पॉलिसी एंड उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे द फिस्कल पॉलिसी, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी में जो दारोमदार रहता है वो किसके कंधे पर रहता है? गवर्नमेंट के कंधों पर रहता है। तो इन द फिस्कल पॉलिसी वी विल गोइंग टू डिस्कस कि फिस्कल पॉलिसी होती क्या है, फिस्कल पॉलिसी में हम किन एक्सपेंडिचर्स की बात करेंगे, फिस्कल पॉलिसी में हम किन रिसीट्स की बात करेंगे, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, उन दोनों चीज़ों को एक साथ पकड़ के हमें इस एग्जाम के लिए स्टडी कैसे करना है ये मैं आपको हेल्प करूंगा। ओके, इसके बाद हमें डिस्कस करना है द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। भैया वर्ल्ड का सबसे बड़ा हमारे यहाँ का पीडीएस सिस्टम है। हमारे यहाँ का जो पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके अंदर हम राशन कार्ड बना के बेचते हैं या राशन कार्ड दे के हम यहाँ पे फ्री सर्विसेज, लाइक अ फ्री सर्विसेज, भैया 1 रुपये में चावल देना, 2 रुपये में गेहूँ देना, ये सारी चीज़ों को हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भैया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अगर बोला गया है तो एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आपको कॉन्सिक्वेंसेज, इनके मेरिट्स, इनके डीमेरिट्स, इन सारी चीज़ों को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? करंट ट्रेंड्स। रिसेंटली गवर्नमेंट्स की बहुत सारी स्कीम्स आती है, जैसे अंत्योदय स्कीम्स है, तो इन सारी स्कीम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। चैलेंजेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, हमारी इंडियन इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हमारे यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चल रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारे इंडिया में पॉवर्टी जैसा एक बहुत बड़ा कीड़ा हमारे इंडिया में है जो हमको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। सो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, अब देखिए पॉवर्टी इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। आपको एक भैया मैं थोड़ी इन चीज़ों को समझाना बहुत अच्छे से चाहूँगा। ऐसा नहीं है कि आप ऑफिसर बन जाओगे, ऑफिसर बन के आप ये बोल दोगे एक दिन जो मंत्री जी घोषणा कर रहे हैं एक दिन हम पूरी पॉवर्टी ख़त्म कर देंगे। ना ना ना, पॉवर्टी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। पॉवर्टी के इम्पैक्ट और इंटेंसिटी को कम किया जा सकता है, पॉवर्टी को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि पॉवर्टी ही 2 प्रकार की होती है भैया, एक रिलेटिव पॉवर्टी होती है और एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है। मान लेते हैं कि आपको खाने पीने के सारे संसाधन की पूर्ति हो गई, यू आर गोइंग टू एबल टू कैपेबल इनफ टू बाय फूड, शेल्टर और जितने भी आपके बेसिक नेसेसिटीज़ के सामान थे, यू आर कैपेबल इनफ टू बाय एवरीथिंग। फिर यहाँ पे फिर एक और पॉवर्टी आ जाती है, दिस इज इन कंपैरेटिव पॉवर्टी। ठीक है, तो एक होती है आपकी जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है और एक हमारी होती है रिलेटिव पॉवर्टी, जिसे हम कंपैरेटिव पॉवर्टी बोलते हैं। कैसे भैया, हम छोटे से पेड़, एक बहुत बड़ा झाड़ होता है, दिस इज कॉल्ड एन अंबानी। तो कंपैरेटिवली हमारी इनकम और अंबानी की इनकम में एक बड़ा फासला है।
उसे बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी, जिसमें आप कंपैरिजन करते हो, कंपैरिजन ऑफ द टू बोथ द थिंग्स। ओके, तो हमें यहाँ पे समझ में आया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फिर हम यहाँ पे करंट ट्रेंड्स, इसकी स्कीम्स, इनके प्रॉब्लम्स के बारे में हम फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंट स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे, हमारी इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं। इवन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पॉवर्टी, द अनएम्प्लॉयमेंट एंड एवरी काइंड ऑफ इशूज़ के एग्जाम में अगर आपसे ये चीज़ें पूछी जाएगी तो आप किस तरीके से इसमें डील करेंगे। ठीक है, द पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इन दोनों चीज़ों को हम काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन है पॉवर्टी। अब सबसे पहले आपको समझना है पीडीएस सिस्टम क्या होता है। पीडीएस सिस्टम गरीबों के लिए बनाया गया है। फिर गरीबी क्या होती है उसके बारे में बताओ, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है उसके बारे में बताओ। भैया गरीब क्यों है? क्योंकि अनएम्प्लॉयड है ना, काम कर रहे होते तो कहीं ना कहीं आपको पैसा मिल रहा होता है कि नहीं होता, ऑब्वियसली। तो गरीबी और आपकी जो बेरोजगारी है, सो कॉल्ड द अनएम्प्लॉयमेंट, इसको हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे द रीजनल इम्बैलेंस। रीजनल इम्बैलेंस में हमें ये ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे समझना ये ज़्यादा ज़रूरी है। गवर्नमेंट जब स्कीम्स लेके आती हैं, वो स्कीम्स बहुत सारी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती है। कभी कभी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में जो गवर्नमेंट और स्टेट्स का जो शेयर्स होते हैं, वो शेयर्स को इस तरीके से शिफ्ट किया जाता है ताकि ओवरऑल पूरे रीजन का डेवलपमेंट हो सके। क्योंकि भैया जैसे कि हिमालयन स्टेट्स हैं, हमें पता है हिमालयन स्टेट्स हैं, तो वो कभी कभी कुछ पर्टिकुलर एरियाज इनकैपेबल होते हैं कि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वर्क नहीं करती है। तो जब गवर्नमेंट वहाँ पे स्कीम्स लॉन्च करती है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट का शेयर 90 और 10 का होता है। 90% कॉन्ट्रीब्यूट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 10% वहाँ की लोकल स्टेट गवर्नमेंट से कहा जाता है। ओके, क्यों ये चीज़ें क्यों हो रही है? क्यों स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आती है? स्पॉन्सर्ड स्कीम्स इसलिए लेके आते हैं ताकि हम रीजनल इम्बैलेंसेस को खत्म कर सकें। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इट जस्ट सपोज करो कि इफ वी आर लिविंग इन अ ब्यूटीफुल मध्य प्रदेश, हम मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के एक ईस्टर्न जोन है, एक नदर्न जोन है, एक सदर्न जोन है, एक वेस्टर्न जोन है। हर एक जोन में अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज का सेटअप करेंगे। क्यों सेटअप करना है? क्योंकि भैया अलग अलग एक जगह पे मान लो माइनिंग हो रही है, आपके जो ईस्टर्न साइड्स हैं इस तरफ पे अगर माइनिंग हो रही है, तो वेस्टर्न साइड्स पे हम इंडस्ट्रीज लगाएंगे। आपका जो सदर्न साइड्स है हम उसको अलग तरीके से डेवलप करेंगे, नदर्न साइड्स को अलग तरीके से डेवलप करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट इंडस्ट्रीज का सेटअप अलग अलग एरियाज में किया जाता है ताकि आप ओवरऑल पूरे मध्य प्रदेश का डेवलपमेंट कर सकें। किस लिए? रीजनल इम्बैलेंस जो है बना हुआ है उसको ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम ऑल ओवर मध्य प्रदेश का डेवलपमेंट कर सकें। तो ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है, हमें ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक इंडस्ट्रीज, भाई सिंपल सी बात है, आपके दिमाग में क्या कभी क्वेश्चन नहीं आता है कि यार अगर जस्ट सपोज करो कि छोटा नागपुर प्लाटू के बेल्ट पे अगर बहुत सारी माइनिंग्स हैं तो उसके पास में ही सारी इंडस्ट्रीज क्यों नहीं लगा दी? अगर उसके पास में ही सारी इंडस्ट्रीज लगा दोगे तो उस पर्टिकुलर एरियाज का ही डेवलपमेंट होगा ना। तो बहुत सारी वहाँ की माइनिंग्स, हम वहाँ पे जो माइनिंग्स चल रही हैं उन माइनिंग्स के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं हम कहाँ पे? दूसरी इंडस्ट्रीज़ में। हम उन माइंस से जो भी हम एक्सकेवेट करते हैं, हम जो भी चीज़ें निकालते हैं, खनन करते हैं, उन खनन का इस्तेमाल हम किस जगह पे करते हैं? दूसरी जगह पे जो इंडस्ट्रीज़ लगाई हुई हैं उन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ में हम वो रिसोर्सेज को शिफ्ट करते हैं ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। ओके, इसके बाद हमारे लिए द लास्ट वन, सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हमें और भी चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। भैया 90s के टाइम पे क्या हुआ था? हमारे यहाँ पे 90s के टाइम पे बीओपी क्राइसिस ही तो हुआ था, जिसके कारण हमारे यहाँ पे एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए। तो वो एलपीजी रिफॉर्म्स क्यों लाए गए? अब एलपीजी रिफॉर्म्स, भैया आप सब विद्वान व्यक्ति हैं, प्री क्वालिफाई किए हैं, तो डेफिनेटली मेंस में आपको दिक्कत तो होगी नहीं। और एलपीजी रिफॉर्म्स आप सभी को पता होगा, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। बट यहाँ पे मैं आपको क्या चीज़ें प्रोवाइड करने वाला हूँ? मैं आपको ये प्रोवाइड करूंगा हाउ टू राइट एन आंसर कि एलपीजी रिफॉर्म्स अगर क्वेश्चन आ जाता है तो व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ द एलपीजी रिफॉर्म्स, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एलपीजी रिफॉर्म्स, व्हाट आर द मेरिट्स एंड द डीमेरिट्स ऑफ द एलपीजी रिफॉर्म्स। ये मेरा काम है आपको बताना। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं एंड हाउ द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज डिफरेंट विद द बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड बड़ा होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट बड़ा होता है? ये दोनों चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहां पे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझेंगे क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूडेड बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस सर्विसेज। ओके, तो इन सारी चीज़ों को हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को काफ़ी अच्छे से कवर अप करेंगे। यहाँ पे किन किन कंपोनेंट्स को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में कवर करते हैं उन चीज़ों पे हम फोकस करेंगे। इसके बाद हमारा जो फॉरेन कैपिटल है, भैया कहा जाता है ना कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो हेडलाइंस आती हैं। हेडलाइंस क्या आती हैं? हमारे यहाँ का जो फॉरेन रिजर्व है, एफडीआई है, एफडीआई का रिजर्व है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। कैसे बढ़ते जा रहे हैं? और बढ़ते जा रहे हैं तो इतना सजा धजा के भैया न्यूज़ में हेडलाइंस क्यों आ रही है? समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एफडीआई बढ़ती है तो आपकी वैल्यूज़ बढ़ती है।
वैल्यूज बढ़ती है, आप इंपोर्ट कर सकते हो। आपकी इकोनॉमी में अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो नेक्स्ट 6 मंथ, 10 मंथ्स, 12 मंथ्स और फॉर एन ईयर जितना ज़्यादा एफडीआई होगा आप उतना ज़्यादा सेफ जोन में रहोगे, एटलीस्ट आप उतना सर्वाइवल कर सकते हो उतने वक्त के लिए। तो एफडीआई का होना इट्स अ गुड साइन। बट हम यहाँ पे ये भी चीज़ एक्सप्लेन करेंगे कि एफडीआई ज़रूरत से ज़्यादा होना भी नेगेटिव होता है, ठीक है, हम उस चीज़ों को भी समझाएंगे कैसे। इसके बाद हम मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, हाउ एन एमएनसीज वर्क। ग्लोबलाइजेशन हुआ था भैया, इसके पहले आपने जस्ट पढ़ा ना, एलपीजी रिफॉर्म्स हमने यहाँ पे किए। तो एलपीजी रिफॉर्म्स करने के बाद हमने यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी में जो जी वाला हिस्सा है दैट इज अ ग्लोबलाइजेशन, उस ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट के कारण मल्टीनेशनल कंपनीज किस तरीके से हमारी इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही है, एंड हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड की डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की इकोनॉमी के साथ कैसे टैंगल्ड है, मिली हुई है। लोग बोलते हैं चाइना के साथ युद्ध हो जाएगा, लड़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। भैया आसान नहीं है। आपकी इकोनॉमी और उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा टैंगल्ड है, इतनी ज़्यादा एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट हो चुकी है कि भैया वो तो बड़ी कंपनी, वो तो बड़ा देश है, उसको उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। हम कंपैरेटिवली चाइना के कंपैरिजन में छोटे हैं। अगर हमारे ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगते हैं या वो किसी प्रकार से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमसे कट कर देता है तो हमारे यहाँ की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो इसलिए लड़ाई होने की संभावना बहुत ज़्यादा कम है। तो मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में हम समझेंगे, एफडीआई दैट इज अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में समझेंगे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे एफपीआई क्या होता है, एफपीआई क्या होता है। इसके साथ साथ हम एफआईआई के बारे में भी बात करेंगे, दैट इज अ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। इन दोनों चीज़ों के बारे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, इसके बाद हमें पढ़ना है द इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। हम यहाँ पे इनके रोल्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि आईएमएफ जितनी भी वर्ल्ड की इकोनॉमी है उन इकोनॉमी में सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, सस्टेन करते रहे, उसके लिए आईएमएफ बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आता है। तो आईएमएफ के बारे में पढ़ेंगे, उनके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड द वर्ल्ड बैंक जिसका मेन काम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना है, डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करना है, उसको समझेंगे। दोनों के बीच का डिफरेंस अलग है। ये इकोनॉमी पे फोकस कर रहा है कि जस्ट एन एग्जांपल कि इंडिया की इकोनॉमी है तो जब बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हुआ था तो हम कहाँ पे गए थे? जब बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस पे हम आईएमएफ के पास गए थे, वर्ल्ड बैंक के पास नहीं गए थे। तो आईएमएफ के पास ही क्यों? क्योंकि भैया आपकी गलतियों के कारण ही, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज की गलतियों के कारण ही तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था। इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया था और एक्सपोर्ट कम था। तो भैया ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। द रोल्स ऑफ आईएमएफ एंड द रोल्स ऑफ वर्ल्ड बैंक, दोनों के बीच के डिफरेंसेस हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनके रोल्स के बारे में हम समझेंगे, उनके मेन क्राइटेरिया, उनको बनाने के पीछे की स्टोरीज पढ़ेंगे, उनके एस्टैब्लिशमेंट से लेके इवन जो हमारा आने वाला कल है उसमें इनके क्या रोल्स हैं, इनका विजन क्या है, इनके विजनरी प्रोजेक्ट्स क्या हैं, इनकी विजनरी स्कीम्स क्या हैं, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक, डब्ल्यूटीओ, एशिया, इसके बाद शार्क, नाफ्टा एंड ओपैक। जितनी भी हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं ये सब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे इंडिया का कोलैबोरेशन और इंडिया का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है। क्यों हम बार बार, जैसे यहाँ पे एक नेम नहीं लिखा, बिम्स्टैक नहीं लिखा है, हम बिम्स्टैक के बारे में भी हम आपको डिस्कशन करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम शार्क पढ़ाएंगे तो बिम्स्टैक के बारे में भी पढ़ाएंगे कि बिम्स्टैक कुछ मायने में शार्क से अच्छा है, कुछ मायने में शार्क से कम है। तो हमें ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों, कैसे। Okay, so we are going to discuss every platforms here with their management, with their managerial purpose, with their merits, with their demerits, and how all the things are work perfectly. ओके, सो ये आपका पूरा सिलेबस था। इस पूरे सिलेबस को हम अपकमिंग लेक्चर्स में आपको पढ़ाएंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं द इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी के डिफरेंसेस क्या होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होते हैं। अगर आपको देखिए फ्यूचर आपका इन सब चीज़ों पे डिपेंडेंट है डेफिनेटली। जब माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में समझोगे तभी तो यहाँ पे जब लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे सेकंड पे, नेशनल इनकम एंड द मेजरमेंट ऑफ द नेशनल इनकम। सो यहाँ पे बहुत सारे जो नेशनल इनकम की मेथड्स हैं, जब माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट समझोगे, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, सिंपल इकोनॉमी के बारे में पढ़ोगे, तब जाके ही तो आप यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स की मैथड्स को आप कैलकुलेट कर सकते हो। इनके मेजरमेंट्स क्यों करना इंपॉर्टेंट है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इनके बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिफोर गोइंग टू स्टडी अबाउट द माइक्रो एंड मैक्रो आपको ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे, फिर माइक्रो मैक्रो के बारे में पढ़ेंगे, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, फिर जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं इनको वन बाय वन हम कवर अप करेंगे। ओके, फिर हम आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी स्टोरीज यहाँ पे सुनाएंगे, किस तरीके से आज़ादी के पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एंड इवन द आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने किन प्रॉब्लम्स का सामना किया, किन प्रॉब्लम्स के साथ हम डील कर रहे हैं, उनके लिए हम क्या इनिशिएटिव्स लेके आ रहे हैं। सो
ये रहा पूरी कहानी। इस कहानी को हमें अगले 1 महीने में कवर अप करना है ताकि आप एग्जाम्स के लिए एकदम रेडी हो सके। ओके, सो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे पीएससी पंचायत पे और भी टीचर्स हैं, मोहित सर हैं, प्रखर सर हैं, ज्योत्सना मैम है, जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कवर अप करेंगी। एंड आई एम श्योर कि जितने भी लेक्चर्स अभी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, उन सारे लेक्चर्स को भी प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।